गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। जैसा कि कल हमने पीयूष ग्रंथि जो थी उसका विस्तार से वर्णन किया, उसके संबंधित रोगों की बात की, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस की संरचना और कार्यविधि की जो हमने बात जो थी वो कर ली थी। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। वो हमारी है थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि की हम लोग अभी बात जो है आज करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, थायराइड ग्रंथि का एक अन्य नाम भी होता है जिसे क्या बोला जाता है? इसे आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटू ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़ के आए हो। क्या बोला जाता है? आउटू ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर बात करें इसकी पोजीशन की, इसकी स्थिति की, तो देखो बच्चों, श्वास नली जो होती है, श्वास नली आप लोगों को पता है इस प्रकार से, ये लेरिंग्स हो गए, ठीक है। लेरिंग्स के बाद में सी प्रकार के उपास्थल छल्लों से बनी हुई क्या पाई जाती है? श्वास नली जो है वो पाई जाती है। फिर से बताऊंगा आपको एक बार, लेकिन एक बार साथ में बता दें। इस श्वास नली के जो है अधर व पार्श्व सतह पर ये इस प्रकार से पाई जाती है। अधर व पार्श्व सतह पर जो है गिरवा क्षेत्र में, यहाँ कंठ के अंदर, बिल्कुल कंठ के अंदर गिरवा क्षेत्र में श्वास नली जो होती है उसके अधर व पार्श्व सतह में जो है श्वास नली से ये जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो होती है, ठीक है। संरचना इसकी विस्तार से अगर बात करते हैं तो ये एच आकार की होती है और द्विपालित होती है, अंग्रेजी के बड़े एच आकार की। इस प्रकार से ये देखिए मैंने बनाया अभी, अंग्रेजी के बड़े एच आकार की इस प्रकार से ये होती है, ठीक है। द्विपालित होती है। पीयूष ग्रंथि की तरह ये भी गुलाबी रंग की होती है। पीयूष ग्रंथि की तरह किस आकार की होती है? पिंक कलर की ये होती है। मेन जो बात है, महत्वपूर्ण बात है कंपटीशन एग्जाम व अन्य के लिए, ये द बिगेस्ट ग्लैंड होती है। ये अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि ये होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें वयस्क मनुष्य के अंदर, यंग ह्यूमन के अंदर अगर इसकी बात करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इसका जो आयतन भार होता है वो लगभग 25 ग्राम होता है। 5 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 ग्राम की क्या होती है? इसका भार जो होता है, वेट जो होता है वो होता है। और ये महिलाओं के अंदर, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अंदर क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे जैसे मनुष्य वृद्धावस्था की ओर जाता है तो ये छोटी होती जाती है। वृद्धावस्था की ओर जाता है तो ये क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये इसकी महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके सामने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका निर्माण जो है, थायराइड या आउटू ग्रंथि का जो निर्माण होता है ये बहुत सारी छोटी छोटी गोलाकार पुटकों से मिलकर होता है। किससे होता है? बहुत सारे छोटे छोटे गोलाकार पुटकों से मिलकर ये बनी हुई होती है। और इन पुटकों की जो गुहा होती है, क्या होती है? कैविटी जो होती है, गुहा जो होती है, उसमें पीला और जेली जैसा जो है एक कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है। जेली जैसा क्या पाया? कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है। इस जेली जैसे कोलाइडी पदार्थ को आयोडीन युक्त होता है। ये क्या होता है? आयोडीन युक्त होता है। कोलाइडी ग्लाइकोप्रोटीन जो पदार्थ इन पुटकों के गुहा में पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? आयोडोथायरोग्लोबुलिन। ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके आगे के एग्जाम में भी, नीट के एग्जाम अगर आप दोगे तो आयोडोथायरोग्लोबुलिन उस पदार्थ का नाम होता है जो आयोडीन युक्त होता है, इसलिए इसको आयोडोथायरोग्लोबुलिन बोला जाता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, पुटक की जो बीतियां होती हैं, प्रत्येक पुटक, जितने भी पुटक हैं, अनेक पुटक होते हैं जिनसे मिलकर ये बनी हुई होती हैं, उनकी जो बीती होती है वो स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। किससे मिलकर बनी हुई है? स्तरीय घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके बाद में देखिए, पुटकों के जो बीच का भाग होता है, मान लीजिए ये पुटक हैं, इनके जो बीच का जो भाग होता है वो स्योंजी उत्तकों से भरा हुआ रहता है। किससे भरा हुआ रहता है? स्योंजी उत्तकों से भरा हुआ रहता है। और उस स्योंजी उत्तक से भरे हुए भाग को स्ट्रोमा बोला जाता है। ये आप लोग
पीठिका बोल सकते हो, स्ट्रोमा, या फिर क्या बोल सकते हो आप लोग, पीठिका उसको बोल सकते हो। स्ट्रोमा या क्या बोल सकते हो, पीठिका उसको बोल सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रोमा भाग के अंदर पेरापुटिकीय या सी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं, पेरापुटिकीय या सी कोशिकाएं। प्रश्न आया हुआ है कि सी कोशिकाएं किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित हैं, तो वो थायराइड या ओटू ग्रंथि से संबंधित होती हैं। ये कंठ के अंदर श्वास नली से जुड़ी हुई अंग्रेजी के बड़े एच आकार की गुलाबी रंग की 3 सेंटीमीटर चौड़ी 5 सेंटीमीटर लंबी 25 ग्राम की द्विपालित ग्रंथि होती है, जो मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये विभिन्न छोटे छोटे जो पुटिकीय गोलाकार पुटक है उनसे ये बनी हुई होती हैं। इन पुटकों की गुहा में स्थित आयोडीन युक्त कोलाइडी ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ होता है, उसे आइडोथायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी बातें जो मैंने आपको अभी बता दी। अब इसकी संरचना देखिए, आप थोड़ी सी आपको इसकी संरचना बताता हूँ। अभी आपको बताया, जैसे हम बड़ी बात करते हैं, देखिए संरचना की बात करते हैं तो ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। ये इस प्रकार से, अगर आपको याद है, आपने श्वास नली वाले चैप्टर में इस प्रकार से जो है जो लेरिंग्स था वो बनाया था आपने। क्या बनाया था, लेरिंग्स आपने बनाया था। ठीक है, इसके बाद में ये इस प्रकार से लंबी जो है श्वास नली जो है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्वास नली पाई जाती है। सी प्रकार के उपास्थल जो छल्ले हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई होती है श्वास नली। फिर आगे ये श्वसनिका उनमें जो है विभाजित हो जाती है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, थायराइड ग्रंथि की स्थिति देखनी। तो ये होती है लेरिंग्स हो गए। इसके बाद में ये श्वास नली जो है, श्वास नली में ये इस प्रकार से अंग्रेजी के एच आकार की, इस प्रकार से, ये क्या है, अंग्रेजी के एच आकार की इस प्रकार से पाई जाती है। इसे क्या बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो गई, थायराइड ग्लैंड जो है वो हो गई। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग बना सकते हो सिंपल सा इस प्रकार से। ठीक है, ये आप बिल्कुल कंठ के अंदर ये स्थित जो है वो होती है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हार्मोन से संबंधित, थायराइड ग्रंथि से संबंधित हार्मोनों की हम लोग बात करते हैं, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के हार्मोनों का स्राव इसके द्वारा किया जाता है। कितने प्रकार के हार्मोनों का, 3 प्रकार के। 3 हार्मोन्स का जो सेक्रेशन है वो किया जाता है थायराइड द्वारा। पहले तीनों के आपको नाम बता देता हूँ, T4, T3 एंड कैल्सिटोनिन। अर्थात पहला है थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन, दूसरा है ट्राई ये टेट्रा है इसलिए इसको T4 बोल दिया, और ये ट्राई है इसलिए इसको T3 बोल दिया, ट्राई आइडोथायरोनिन। और लास्ट है कैल्सिटोनिन। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही बहुत ईजी हैं, आपको सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए। बाद में आप इनके कार्य आप आसानी से याद रख सकते हो। ये टॉपिक होने के बाद में हम थायरोक्सिन के कार्य करेंगे, जो हार्मोन है इसके कार्यों की बात करेंगे। सबसे पहला जो है थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे T4 बोला जाता है, याद रखना T4 बोला जाता है। इसका जो निर्माण है वो पुटकीय कोशिकाओं द्वारा जो TSH क्या होता है, थायराइड, TSH की फुल फॉर्म होगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात थायराइड उत्तेजक हार्मोन जो है उसकी सहायता से थायरोक्सिन का जो निर्माण है वो होता है। कौन से हार्मोन की सहायता से, TSH, थायराइड उत्तेजक हार्मोन की सहायता से ये जो है होता है। ये टोटल थायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोनों का 65 से 90% होता है। अर्थात तीनों हार्मोनों में सबसे बड़ा हार्मोन यही होता है या सबसे ज़्यादा यही स्रावित होता है, 65 से 90% ये होता है। ये जो है आपको बता देता हूँ, आयोडीन व टायरोसिन से बना हुआ होता है। किस से, आयोडीन एंड टायरोसिन से ये बना हुआ होता है। ये अपेक्षाकृत कम सहक्रिय होता है। ये क्या होता है, लो एक्टिव होता है, अर्थात कम सहक्रिय ये होता है। आयोडीन और टायरोसिन से ये बना हुआ होता है। प्यारे बच्चों, ये था आपका थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन या T4। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर आपके हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, अर्थात
T3 हार्मोन। कौन सा हार्मोन? T3 हार्मोन। ये आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, इसके अंदर टायरोसिन जो है वो नहीं होता है, ये केवल आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायराइड ठीक है आपका, लेकिन आप T3 लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। ये इस T4 की अपेक्षा अधिक सक्रिय और शक्तिशाली होता है। किसकी अपेक्षा? क्योंकि हम तुलना किस में करेंगे, इसके साथ वाले या इसके भाई से ही करेंगे। T4 जो है वो T3 जो है वो T4 से क्या है, अधिक सक्रिय व अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कुल थायराइड ग्लैंड का 10% भाग होता है। कितने प्रतिशत? ऊपर वाला था 65 से 90%, ये कितना भाग है? 10% भाग जो है वो होता है। यहाँ पे एक मैंने नोट लगा के लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, थायराइड हार्मोन किसे कहेंगे? मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, थायराइड तीनों को लेकिन नहीं, T4 एंड T3 इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन, अर्थात टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन है, इनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन बोला जाता है, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखा है। तीसरा है प्यारे बच्चों कैल्सिटोनिन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन। ये शब्द जो है ये कैल्शियम से बना है। किससे बना है? कैल्शियम से बना है। इसका जो निर्माण होता है वो सी कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? जो पुटिकाओं की गुहा थी वो स्पंजी उत्तकों से भरी हुई थी, ठीक है, और स्पंजी उत्तकों में वहाँ पे पेरा पुटिकाएं या सी कोशिकाएं उपस्थित थी। उन कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन बना हुआ होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो बना हुआ होता है। ये कार्य क्या करता है? मूत्र के कैल्शियम में वृद्धि करता है। यूराइन जो है उसमें कैल्शियम में वृद्धि करता है। साथ में अस्थियों के विघटन को क्या कर देता है? कम कर देता है। अस्थियों के विघटन को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसके अलावा इसका जो कार्य होता है, आगे हम अगली ग्रंथि जो पढ़ेंगे पैराथायरॉइड, कौन सी पढ़ेंगे? पैराथायरॉइड। इस पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का जो स्राव किया जाता है उसके ये जस्ट विपरीत कार्य करता है। उसके क्या कार्य करता है? विपरीत कार्य जो है वो करता है। तो प्यारे बच्चों ये थे 3 हार्मोन, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन। अब हम बात करते हैं कार्य की। किसकी बात करते हैं? कार्य की बात जो है वो करते हैं। थायरोक्सिन के कार्यों की बात कर लेते हैं। किसके कार्यों की? फ्रैक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। फ्रैक्शंस ऑफ थायरोक्सिन। देखिए यह ऑक्सीकारक उपापचयों को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की दर अर्थात जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। तो 1 नंबर आप लिख सकते हो, यह क्या करता है? जीवन की रफ्तार क्या करता है? जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है, ठीक है। अतः शरीर वृद्धि में सहायक होता है। अतः आप लिख सकते हो शरीर वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। 2 नंबर, यह हार्मोनांतर द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत तथा उपापचय दर में वृद्धि करता है। 2 नंबर क्या है? हार्मोन जो है अंतर द्वारा ग्लूकोज का अवशोषण, ऑक्सीजन की खपत, ठीक है। और जो मेटा BMR होती है, BMR दर को क्या करता है? बढ़ाता है या वृद्धि करता है। और हृदय स्पंदन दर को भी बढ़ाता है। BMR का फुल फॉर्म बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है ना, आधारी उपापचय दर है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। 3 नंबर बात करते हैं तो यह एंजाइम प्रोटीन के संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, शरीर ताप तथा तंत्रिका को कार्य को करता है। ये मैं बता चुका आपको। प्रोटीन के संश्लेषण, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की परिभाषा क्या थी कि एमिनो एसिड से, किससे? एमिनो एसिड से क्या बनना? ग्लूकोज बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो कहलाता है। 4 नंबर, इसकी मेंढक के टेडपोल को वयस्क में कायांतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, उसको वयस्क में रूपांतरित करने की जो क्षमता है वो
अधिक होती है, भूमिका होती है। 5 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यह शीत रुधिर के सेरुकाओं में प्रसारण नियमन का निर्मोचन करता है। 6 नंबर तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को बढ़ाता है। नोर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, कि क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता को ये क्या करता है, बढ़ाता है। ये तो थे थायरोक्सिन के कार्य। अब हम बात कर लेते हैं थायरोक्सिन से संबंधित रोगों की बात कर लेते हैं। कुछ संबंधित रोग, कुछ रोग दिए हुए हैं, उन संबंधित रोगों की बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं। पहला, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मनुष्य में, किसके कारण, अल्पस्रावन के कारण हम रोगों की बात करते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन कब स्राव हो तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। कुछ रोग दे रखे हैं, एक तो आउट टू मानवता या जड़ मानवता, दूसरा जो है आउट टू अल्पक्रियता या मिक्स मीडियमा, सामान्य घेंगा या गलखंड, और चौथा है हाशीमाटो का रोग। ये जो है ये अल्पस्राव से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अतिस्राव से तो नेत्रोसंधि, गलखंड, प्लुम्बर के रोग और गेरवी के रोग जो है वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 नंबर, आउट टू वामनता, या इसको बोला जाता है जड़ मानवता। ठीक है, बचपन में थायरोक्सिन की कमी से ये रोग होता है। कब होता है, बचपन में थायरोक्सिन की कमी से ये रोग जो है वो हो जाता है। इसमें जो शरीर और मानसिक वृद्धि है वो मंद हो जाती है। शरीर और मानसिक वृद्धि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाथ पैरों बेडोल हो जाते हैं, हाथ और पैरों की आकृतियां हैं वो सही नहीं हो पाती हैं, बच्चे बौने रह जाते हैं, इनकी BMR दर है उसमें कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित बच्चों को क्या कहा जाता है, क्रेटिन्स कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित बच्चों को क्या कहा जाता है, क्रेटिन्स कहा जाता है। इनके जनांग भी विकसित नहीं होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, बंदे होते हैं। बंदे का मतलब बच्चों को जन्म नहीं दे सकते हैं। 2 नंबर रोग है आउट टू अल्पक्रियता, इंग्लिश में इसको बोला जाता है मिक्सिडिमा। ठीक है, ये रोग जो है प्रौढ़ व्यक्तियों में थायराइड के अल्पस्रावन से ही होता है। किसमें, प्रौढ़ व्यक्तियों में होता है, ऊपर वाला बचपन में होता है। इस रोग में त्वचा जो है मोटी होती है, बाल झड़ जाते हैं, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, त्वचा पीली हो जाती है, जनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इन व्यक्तियों में को थायरोक्सिन जो है वो सेवन करने से लाभ मिलता है। 3 नंबर रोग है सामान्य घेंगा या गलखंड। ये तो आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़ के आए हो, गलखंड, घेंगा या गोइटर। ठीक है, ये एक रोग आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो। यह रोग जो है इसमें ग्रंथि जो है फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। कंठ के अंदर ग्रंथि स्थित होती है, फूल कर बड़ी हो जाती है, जिसे गला सूज जाता है। और ये भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। भोजन में किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों में ये रोग अधिक होता है, वहाँ पानी के अंदर क्या होती है, आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन को पर्याप्त मात्रा में लेने से ये रोग नहीं होता है। जैसे हमारे आसपास ये रोग बहुत कम मिलता है। चौथा है हाशीमाटो का रोग। हाशीमाटो रोग की बात करते हैं तो ये रोग भी अल्पस्रावन से ही होता है कि उपचार में ली जाने वाली औषधि जो एंटीजन की तरह पहचानी जाती हैं, इनके विरोध में एंटीबॉडी बनने के कारण ये एंटीबॉडी है वो थायराइड को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। थायराइड को क्या कर देते हैं, भाई अल्पस्राव है शरीर में थायरोक्सिन का, तो हम दवाई लेते हैं, एंटीजन पहचानी जाती है जो विरोध में कार्य करती है, ये एंटीबॉडी बन जाती है जो थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड कहा जाता है। सुसाइड ऑफ क्या कहा जाता है, थायराइड कहा जाता है। और यह एक स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। क्या होता है, स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। तो सुसाइड ऑफ थायराइड कौन सा रोग है, हाशीमाटो का रोग होता है। कारण पूछे तो प्रतिरक्षी जो है वो थायराइड ग्रंथि को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है।
थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव के कारण उपापचय की दर में वृद्धि हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है शरीर पर पसीना अधिक, हाथ पांव कंपकपाहट जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अब हम अधिक स्राव से होने वाले रोगों की बात जो है वो करते हैं। अधिक स्राव से होने वाले रोग, एक नंबर है नेत्रोद सेंधी गलखंड। नेत्रोद संधि गलखंड, इस रोग में व्यक्ति के नेत्र गोलक के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है। जो हमने पीछे वाले चैप्टर में नेत्र गोलक की बात की थी, उसके नीचे क्या जमा हो जाता है, श्लेष्म जमा जो है वो हो जाता है और नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाता है। नेत्र गोलक जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं, नेत्रोद संधि रोग, गलखंड रोग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि डरावनी होती है, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि ये मतलब डर सा पैदा करते हैं, घूरती हुई सी नजर आती है। 2 नंबर रोग है प्लुम्बर का रोग। प्लुम्बर के रोग की तो बात करते हैं तो थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती हैं, जिन्हें प्लुम्बर का रोग कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें जगह जगह पर क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, जिन्हें प्लुम्बर का रोग कहा जाता है। 3 नंबर है गेरवी का रोग। गेरवी के रोग की बात करते हैं तो ग्रंथि फूल जाने के कारण, ग्रंथि फूल जाने की अवस्था को क्या कहते हैं, फूल जाने की अवस्था क्या कहलाती है, गेरवी का रोग कहलाती है। है ना, ग्रंथि फूल जाती है उस अवस्था को क्या कहते हैं, गेरवी का रोग जो है वो कहा जाता है। तो अल्प स्राव वाली सभी बीमारियों को भोजन में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने से ठीक किया जा सकता है। अति स्राव वाले को नहीं, अल्प स्राव वाले जो पढ़े हैं हमने, आउटो मानवता, आउटो अल्प क्रियता, सामान्य घेंगा या गलखंड, ठीक है, और हाशिमाटो का रोग, इनको हम आयोडीन लेकर जो है ठीक किया जा सकता है। यह आपकी थायराइड ग्रंथि थी। इसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो अगली वीडियो में बात करेंगे।